नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल सपोर्ट में। दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के ऑब्जेक्टिव टाइप महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पार्ट 2 आपके लिए लेकर आए हैं। पार्ट 1 का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो उसे भी ज़रूर देखें और सभी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। क्वेश्चन पहला है कि जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीज़ों को जल्दी सीखता है। यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? दोस्तों, थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिया है। पहला है प्रभाव का नियम, दूसरा है तत्परता का नियम और तीसरा है अभ्यास का नियम। यह तीनों नियम जो है वो थॉर्नडाइक ने दिया है। ये इम्पॉर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम में ये नियम पूछ लेता है। तो क्वेश्चन है कि जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीज़ों को जल्दी सीखता है। यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? ऑप्शन 1 है प्रभाव का नियम, ऑप्शन 2 है तत्परता का नियम और ऑप्शन 3 है अभ्यास का नियम और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है ऑप्शन 2 हमारा सही है, तत्परता का नियम। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तो यही जो है हमारा की पॉइंट है और इसका ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन 2, तत्परता का नियम। क्वेश्चन नंबर 2 है शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना कहलाता है। यानी कि कोई व्यक्ति शारीरिक रचना, बुद्धि और रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक दूसरे से भिन्न है तो वह क्या कहलाएंगे? ऑप्शन 1 सामूहिक भिन्नता, ऑप्शन 2 बौद्धिक भिन्नता, ऑप्शन 3 शारीरिक भिन्नता या ऑप्शन 4 व्यक्तिक भिन्नता। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो होगा ऑप्शन 4 व्यक्तिक भिन्नता। क्वेश्चन 3 है कि शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त क्षमताओं का विकास करती है जिससे अपने वातावरण को नियंत्रित कर अपनी संभावनाओं को संपूर्ण कर सके। यह जो है परिभाषा किसने दिया है? तो यह परिभाषा जो है वो जॉन ड्यूवी का है। क्वेश्चन 4 है कि श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन 1 ब्रेल लिपि, ऑप्शन 2 सांकेतिक भाषा, ऑप्शन 3 यंत्र या ऑप्शन 4 सभी। तो श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए सांकेतिक भाषा प्रयुक्त की जाती है। ब्रेल लिपि से हम दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ाते हैं। क्वेश्चन 5 है बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं स्टर्न, बीने, टरमैन या कोई नहीं। तो बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता जो हैं वो टरमैन है। क्वेश्चन 6 है यदि आपके कक्षा में एक बालक सा को वाज पढ़ता है तो वह विकार है। यदि कोई बालक सा को वाज पढ़ता है तो वह किस विकार के अंतर्गत आता है? डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, मलेरिया या टाइफाइड। तो इसमें जो है मलेरिया या टाइफाइड नहीं होगा और इसका जो ऑप्शन सही है वो है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में जो है पढ़न विकार आता है। यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखेंगे। और डिसकैलकुलिया के अंतर्गत गणना संबंधी विकार होता है, इसलिए ऑप्शन एच सही होगा, डिसलेक्सिया। क्वेश्चन 7 है निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? यानी कि कौन सी अक्षमता जन्मजात होती है? पहला ऑप्शन है दृष्टि दोष, दूसरा है श्रवण दोष, तीसरा है मूक बधिर या चौथा है मंदबुद्धि। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन 4 मंदबुद्धि। क्वेश्चन 8 है वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है ऑप्शन 1 समावेशी शिक्षा, ऑप्शन 2 विशेष शिक्षा, ऑप्शन 3 समेकित शिक्षा या ऑप्शन 4 कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन 1 समावेशी शिक्षा। निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए समावेशी शिक्षा कहा गया है, जिसमें जो है हम सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देते हैं। क्वेश्चन 9 है आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा या जब वे चाहें। तो इसका ऑप्शन होगा समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। यदि कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं तो आप उन्हें समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा ही पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू है। तो आईक्यू का जो फार्मूला था वो मैंने पहले वीडियो में बताया है कि आईक्यू का फार्मूला है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। यदि बच्चे की मानसिक आयु 5 है और उसका वास्तविक आयु 4 है और तो उसकी बुद्धि लब्धि है, तो बुद्धि लब्धि की परिभाषा है मानसिक आयु यानी कि 5
और बटे वास्तविक आयु 4 है, और इसमें जो है 100 से गुणा कर देंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4, 2 ये कटेगा 25 बार में, और 25 पच्चे 125, इसलिए इसका आंसर जो है वो 125 आएगा। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धिलब्धि 125 होगी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होती है। तो इसका ऑप्शन होगा 71 से कम, ऑप्शन 4। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धिलब्धि 71 से कम होती है। क्वेश्चन 12 है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया। बंडूरा ने, कोमास्की ने, फ्रॉवेल ने या नन ने। इसका आंसर है बंडूरा। बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान में रखेंगे। ये सभी क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन 13 है कि सृजनात्मक मुख्य रूप से संबंधित है। ऑप्शन 1 मॉडलिंग पे, ऑप्शन 2 अनुकरण पे, ऑप्शन 3 अभिसारी चिंतन पे या ऑप्शन 4 अपसारी चिंतन पे। तो सृजनात्मक मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से संबंधित है। क्वेश्चन 14 है विशेष शिक्षा संबंधित है। ऑप्शन 1 मेधावी विद्यार्थी के लिए शिक्षा से, ऑप्शन 2 कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, ऑप्शन 3 अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, ऑप्शन 4 पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। तो विशेष शिक्षा जो है वो कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन 15 है कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं वृत्तियों के प्रति सजगता है, यह विशेषता है। ऑप्शन 1 प्रतिभाशाली बालकों की, ऑप्शन 2 सामान्य बालकों की, ऑप्शन 3 सृजनशील बालकों की या ऑप्शन 4 सभी बालकों की। जो है विशेषता सृजनशील बालकों की है। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं वृत्तियों पर सजगता यह सृजनशील बालकों की विशेषता है। क्वेश्चन 16 है कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। ऑप्शन 1 परिवार से, ऑप्शन 2 विद्यालय से, ऑप्शन 3 साथियों से और ऑप्शन 4 जो है सभी से। सामाजिकरण की प्रक्रिया बच्चे और वयस्क सभी से सीखते हैं। इसमें जो है परिवार भी आता है, विद्यालय भी आता है और उनके साथी भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्मीथिया या कोई नहीं। तो शारीरिक रूप से जो अक्षम बच्चे हैं उन्हें जो है डिस्ग्राफिया की समस्या होती है, यानी कि लेखन संबंधित विकार होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सूझ का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है। जीन पियाजे का, कोहलर का, थॉर्नडाइक का या गुड का। तो सूझ का सिद्धांत जो है ये कोहलर का है। दोस्तों सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए सभी को ध्यान में जरूर रखें। क्वेश्चन 19 है कि अधिक तनाव का काल है, यानी कि कौन सी अवस्था जो है अधिक तनाव का है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो इसका जो ऑप्शन है वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था जो है वो अधिक तनाव की अवस्था है। क्वेश्चन 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, यानी कि सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण कौन सा है। चढ़ना, फुदकना, दौड़ना या लिखना। तो इसका जो ऑप्शन है वो है लिखना। लिखना जो है ये सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा परिवार या मेरा विद्यालय। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए मेरा परिवार जो है ये सबसे अच्छी विषय वस्तु है, क्योंकि बच्चा जो है वो परिवार से जुड़ा रहता है तो उसे जो है यह विषय वस्तु ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है। पढ़ने से, बोलने से, लिखने से या बोलने और सुनने से। तो डिस्लेक्सिया जो है वो पठन विकार है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो होगा पढ़ने से। क्वेश्चन नंबर 23 है कि माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से बालकों को जो आनुवांशिक गुण प्राप्त होता है उसके वाहक होते हैं। ऑप्शन 1 डीएनए, ऑप्शन 2 जो है पीजीएन, ऑप्शन 3 आरएनए या ऑप्शन 4 जीन्स। तो माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से बालकों को जो आनुवांशिक गुण प्राप्त होते हैं उसके वाहक जीन्स होते हैं, इसलिए ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि वह ध्यान जिसमें अपने इच्छा के बिना किसी व्यक्ति या वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करता है कहलाता है।
यानी कि वह ध्यान जिसमें अपने इच्छा के बिना, जिसमें अपनी इच्छा न हो फिर भी ध्यान केंद्रित हो जाता है, वह क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 ऐच्छिक, ऑप्शन 2 अनैच्छिक, ऑप्शन 3 निरापद या ऑप्शन 4 ऐच्छिक। तो ऐसी ध्यान जिसमें जो है अपनी इच्छा न हो फिर भी ध्यान केंद्रित हो जाता है तो उसे जो है अनैच्छिक कहते हैं। क्वेश्चन 25 है कि प्रसूत अधिगम के सिद्धांत को किसने दिया था? ऑप्शन 1 स्किनर, ऑप्शन 2 पावलोव, ऑप्शन 3 क्रो एंड ग्रो या ऑप्शन 4 गुड। प्रसूत अधिगम के सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अधिगम ये जो है वो स्किनर ने दिया है, तो इसलिए ऑप्शन 1 सही होगा।